नमस्कार दोस्तों। ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ जो घटना एक मुर्दा घर से जुड़ी हुई है। इस कहानी के बाद आप किसी भी चीज़ के ऊपर आसानी से विश्वास नहीं कर पाएंगे। डायरेक्टली कहानी की तरफ चलते हैं। ये कहानी आनंद नाम के एक व्यक्ति से जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाला एक साधारण सा गरीब सा आदमी, जिसका कुछ ही समय पहले एक सुंदर सी लड़की से विवाह हुआ था जिसका नाम था सीमा। वो अपनी पत्नी के साथ अच्छी खासी जिंदगी काट रहा था। एक छोटी सी बच्ची हुई 2 साल की हो चुकी थी। अब तक इसके कोई रिश्तेदार इससे ठीक से बात नहीं करते थे। कारण ये था कि रिश्तेदारी में जितने भी लोग थे सभी ने अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ पढ़ लिख कर ही लिए थे, लेकिन बेचारा किसी कारण से यही नहीं कर पाया। पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं लगता था। इसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी, तो ये लोग खुशी से अकेले जिंदगी काट रहे थे। लेकिन कुछ समय पहले उनकी जिंदगी में आई एक खौफनाक, खतरनाक, घटिया, मनहूस रात। वो शहर से साइकिल से लौट रहा था। किसी काम से शहर गया हुआ था। लौटते हुए रात के अंधेरे में एक तेज रफ्तार से आते हुए ट्रक ने उसको टक्कर मारा और बेचारे का ऑन द स्पॉट देहांत हो गया। उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी सीमा टूट गई। कैसा करूंगी? अपनी छोटी सी बच्ची को कैसे पालूंगी? मोहल्ले पड़ोस की औरतें मिलती तो यही बात करती कि अभी जितनी सेविंग थी सब कुछ ठीक चल रहा था, अब सेविंग खत्म हो जाएगी, फिर भीख ही मांगूंगी। क्या कर सकती हूँ? पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ और हमारी कोई ऐसी खेती बाड़ी भी नहीं है। औरतें लोग यही कहती कि कोई काम दे देगा, लेकिन ये जवाब में यही कहती कि छोटा सा गाँव है, कौन अपने घर के बर्तन मंजवाएगा, ये करेगा वो करेगा। बेचारी डिप्रेशन में जाने लगी। फिर एक दिन की बात है, उसको उसकी एक पुरानी पहचान वाली जया नाम की औरत मिलती है। जया उससे कहती है कि सीमा, मुझे पता चला कि तेरे पति के साथ क्या हुआ है, तुम लोगों के साथ क्या चल रहा है। दरअसल मैं एक मुर्दा घर में काम करती हूँ, साफ सफाई का काम करती हूँ। वहां पर मैं बात करके देखूँ क्या? तू करेगी क्या काम? अगर वो अलाउ कर दे तो झाड़ू पोछा साफ सफाई कर पाएगी। सीमा खुश हो जाती है। हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देख, सोच ले, मुर्दा घर का काम है। थोड़ा डराते हुए जया सीमा से कहती है। सीमा कहती है कि जिंदगी में और बचा क्या है? अपनी बच्ची को खुशहाली देना है, 2 वक्त की रोटी ठीक से खिलाना है। तो बात कर, अगर काम मिल जाएगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जया इतनी अच्छी कि अगले ही दिन अपना जो भी सुपरवाइजर या इंचार्ज रहा होगा उससे बात करी। उसने बोला कि ठीक है, मिलाओ, देखते हैं। वैसे कोई वैकेंसी है तो नहीं, लेकिन फिर भी एक बार मिल के देखते हैं। वो मिले। सीमा से जब मिले तो यही कहे कि तुम तो बहुत नाजुक सी और सीधी सादी दिखाई दे रही हो। ये मुर्दा घर का काम है। अच्छे अच्छे डर के ये नौकरी छोड़कर भाग जाते हैं। तुमने ऐसा कुछ कभी की भी नहीं हुई हो। जिंदगी में अकेली हो, कैसे संभाल पाओगी यहाँ की चीज़ों को? ये बोलती है कि प्लीज़ मुझे नौकरी दे दीजिए, वरना मेरा नहीं मेरी बच्ची का क्या होगा। वो कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम इतना कह रही हो और जया के रेफरेंस से आई हुई हो तो हम तुम्हें नाइट शिफ्ट में काम दे सकते हैं। हम नाइट शिफ्ट में नॉर्मली किसी भी औरत को ऐसे आसानी से काम नहीं देते हैं, लेकिन तुम्हें इतनी ज़रूरत है और दिन में हमारे पास कोई वैकेंसी है ही नहीं, तो तुम नाइट में जॉब करो। इसने बोली, साहब मैं करने के लिए तैयार हूँ, कितने पैसे मिलेंगे? अब साहब ने जो पैसे बताए वो सुनकर ये बहुत खुश हो गई, क्योंकि इतने पैसे थे जितने पैसे महीने के इसके पति भी नहीं कमा पाते थे। इसने तुरंत एक बार में हाँ बोल दी। कब से आना है आप ये बताइए, आपको एक शिकायत नहीं मिलेगी। बोल दिया गया कि कल से ही आइए। ये अपनी बच्ची को पड़ोस वाले घर में छोड़ के रात में नौकरी जाने लगी। 2 महीने बहुत अच्छे से कटे, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं। मुर्दा घर जाती, साफ सफाई करती और साफ सफाई करके बाहर अपने बेंच में बैठ जाती। फिर अंदर किसी का चीर फाड़ होता, फिर ये जाती, साफ सफाई करती और आकर बैठ जाती। इसी तरह से 60 दिन कट गए। अब एक दिन की बात है, वैसे भी गिने चुने यहाँ पर जो थी बॉडीज वो आती थी, क्योंकि छोटी जगह पर था, ये बहुत छोटी जगह थी, तो कितने ही लोगों की मृत्यु हो जाएगी जब जनसंख्या ही कम है। तो एक दिन की बात है, यहाँ पर आज कोई भी बॉडी नहीं आई और ना ही ये पता चला कि हमारे गांव में या बाजू वाले गांव में किसी की मृत्यु हुई है। आसपास से भी ऐसी कोई खबर नहीं आई है। तो ये खाली बैठी हुई थी बस ऐसे ही। एक डॉक्टर साहब थे, मतलब जो पोस्टमार्टम करने वाले लोग होते हैं उनको डॉक्टर कहते हैं कि क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो पोस्टमार्टम करते हैं वो भी नाइट शिफ्ट में होते थे। नॉर्मली 2 हुआ करते थे। देखो नाइट शिफ्ट में ना
इसके बाद जब ये ज्वाइन करी थी उसके बाद टोटल 3 लोग रहते थे। 2 लोग वो जो कि चीर फाड़ का काम करते थे, तीसरी अपनी सीमा जो कि साफ सफाई का काम करती थी, और हाँ चौथा भी एक रहता था जो कि वॉचमैन, थोड़ा आगे की तरफ, थोड़ा बाहर की तरफ बैठता था। अब जिस दिन की मैं बात कर रहा हूँ एक भी बॉडी वहाँ पर नहीं आई थी, तो जो एक डॉक्टर था उसने बोल दिया कि मैं छुट्टी ले रहा हूँ, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। वो छुट्टी लेके घर पे बैठ गया। दूसरा वाला डॉक्टर था, वो भी बैठा ही हुआ है। बोला कि यार सीमा, मैं घर को निकल रहा हूँ, दरअसल मेरी बेटी की तबीयत आज थोड़ी ज़्यादा ख़राब है, मैं उसके थोड़े साथ रहूँगा तो उसको अच्छा लगेगा, तू रह तो लेगी ना? रात के अभी 10 बज रहे हैं, तुझे घबराहट तो नहीं होगी? ये बोलती है नहीं सर, किस बात की घबराहट, आज 2 महीने हो गए काम करते हुए और ऐसा कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई है, मैं रह लूँगी, आप जाइए। डॉक्टर साहब कहते देख, वो वॉचमैन जो था ना वो भी कह रहा था कि उसे भी जाना है। अब देखना, आज कोई ऐसी बॉडी नहीं आई हुई है तो सब लोग ऐसा छुट्टी मांग के जा रहे हैं। हम लोगों का तो परिवार है, तेरी बेटी तो मोहल्ले में आराम से रहती है ना, तू रुक जाएगी कि नहीं? सीमा बोलती कि नहीं सर, आप टेंशन मत लीजिए, आप आराम से जाइए, मैं जितना भी है थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करूँगी और अपने यहाँ पे बैठी रहूँगी। सुबह की शिफ्ट में जो भी पहले आएगा और उसको चाबी थमा के मैं निकल जाऊँगी। डॉक्टर साहब भी खुश हो जाते हैं और वॉचमैन के साथ अपने घर को बढ़ जाते हैं। इस बड़े से मुर्दा घर में ये अकेली थी, बैठी हुई थी। रात के तकरीबन 12:30 बजे के आसपास इसको बाहर से एक वैन की आवाज़ सुनाई देती है। तेज रफ्तार से इसी मुर्दा घर की तरफ ये वैन बढ़ी। झटके से ब्रेक लगा। इस वैन को ये जानती थी, ये वही वैन थी जिसमें बॉडीज को ढोके मुर्दा घर तक लाया जाता था। फटाक से 2 हेल्पर उतरे। उनको भी ये बहुत अच्छे से जानती थी क्योंकि वही काम करते थे बॉडीज को लाने का। पीछे का दरवाज़ा खुला और पीछे से वही डॉक्टर साहब उतरे जो कि थोड़ी देर पहले अपने घर को निकल गए थे। एक बॉडी को निकाला गया। ये डॉक्टर साहब के पास बढ़ी और बोली, साहब आप तो छुट्टी में चले गए थे, आप वापस कैसे आ गए? साहब बोलते कि अरे ये किसी बड़े आदमी का लड़का, पता नहीं इसको क्या हुआ, अपने कमरे में था, दरवाज़ा तोड़े पता चला कि ख़त्म हो चुका है। अब इतना बड़ा केस है तो अर्जेंट में हमको आना पड़ा। ये मेरे घर पर आ गए थे भाई, इसलिए मैं आया हूँ, फटाफट इसका काम करके मैं निकल जाऊँगा। ये बोलती ठीक है साहब, वैसे भी मैं बोर हो रही थी अकेले अकेले। अब साहब और वो 2 हेल्पर और वो बॉडी अंदर चीड़फाड़ वाले कमरे में चले गए। बॉडी को रखा गया और वो दोनों हेल्पर अपनी वैन लेके पता नहीं कहाँ निकल गए। अब ये बैठी हुई है, डॉक्टर साहब का काम ख़त्म हो और मैं साफ़ सफाई करूँ। बाहर एक बेंच लगी हुई थी चीड़फाड़ वाले कमरे से थोड़े आगे की तरफ। ये इंतज़ार कर रही है। 1 घंटे बीत गए, 2 घंटे बीत गए और रात के 2:30 बजे। रात के जैसे 2:30 बजे बाहर का मौसम बिगड़ने लगा। तेज़ तूफान, ज़ोर ज़ोर की बिजली कड़कने लगी। ऐसा लगा कि बहुत ज़ोरों की बारिश होने वाली है। चीरफाड़ वाले कमरे का दरवाज़ा खुला। डॉक्टर साहब बाहर आए। देखो सीमा, मेरा काम हो चुका है, अब मैं घर के लिए निकल रहा हूँ। मेरी बेटी की सचमुच में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। इस बॉडी के बारे में क्या करना है क्या नहीं, हम सुबह ही डिसाइड करेंगे। 6 बजे के आसपास मैं आ जाऊँगा। अभी देखो रात के 2:30 बज रहे हैं। 6 बजे तक तुम संभाल लो, साफ़ सफाई करो और बैठी रहो। मैं सुबह आता हूँ, फिर मिलते हैं। डॉक्टर साहब निकल गए। अब रात के 2:30 बजे के आसपास डॉक्टर साहब निकले हैं और ये उस कमरे की साफ़ सफाई करने के लिए चली गई। ये जो बॉडी थी इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही थी। पता नहीं डॉक्टर साहब ने कैसे बोले अपने कमरे में बंद था और उसकी मृत्यु हो गई। चेहरा, शरीर की हालत देख के तो ऐसा लग रहा था कि किसी ने बड़ी बर्बरता के साथ इसको ख़त्म किया हो। जैसे तैसे करके साफ़ सफाई करी है, चीरफाड़ वाला कमरा वापस से बंद करी और फिर अपनी बेंच में आके बैठ गई। अब रात के 3 बज रहे थे और ज़ोरों की बारिश बाहर शुरू हो गई थी। ये बारिश को देखते देखते झपकी लेने लगी। इसको नींद आने लगी। पता ही नहीं चला वो जो पावर नैप होता है ना, उस जैसा हुआ कि अचानक से अंदर चीड़फाड़ वाले कमरे से इसको एक आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ थी कि अंदर कुछ हलचल हो रही है उसकी। ये तुरंत उठी और चीड़फाड़ वाले कमरे की तरफ देखी। कमरा तो बाहर से ही बंद था और इस पूरे मुर्दा घर में इसके अलावा कोई भी नहीं था। इसको बड़ी हैरानी हुई कि यहाँ पर तो मेरे अलावा कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं और एक मृत शरीर। तो अंदर वाले कमरे से ये किस तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही है? ये अपनी बेंच से उठी। थोड़ी निडर तो हो चुकी थी क्योंकि अब 2 महीने हो चुके थे इसको यहाँ पर काम करते हुए, ऐसी सारी चीज़ें देखते हुए। ये अपनी बेंच से उठी और उस वाले कमरे में दरवाजे के सामने जाके खड़ी हुई। दरवाजे में वो जो आपने फिल्मों में भी देखे होंगे, कांच की छोटी सी खिड़की होती है, उस खिड़की से अंदर देखने की कोशिश करने लगी।
देखी कि वो मृत शरीर उसी स्ट्रेचर के ऊपर पड़ा हुआ है और अंदर सब कुछ नॉर्मल है। ये सोची कि मेरा वहम हुआ। कई बार जब हम ऐसी नैप ले रहे होते हैं बैठे बैठे वाली भी, तो छोटी सी भी आवाज़ हमारे दिमाग में बहुत बड़ा ट्रिगर करके हमको सुनाती है। जिसको ऐसे ही लगा मेरा वहम होगा एक झपकी की वजह से। छोड़ो ना, कुछ नहीं है। ये बाहर निकली और फिर बाहर के नज़ारे को देखकर थोड़ी सी और घबराई कि यार अगर मैं अपने घर को निकल भी जाती हूँ तो डॉक्टर साहब कुछ ऐसा बोलेंगे नहीं, ताला मार के निकल जाऊंगी। लेकिन निकलूँ तो निकलूँ कैसे? बारिश बहुत ज़ोरों की हो रही है और बादल तो ऐसे गरज रहे हैं जैसे मानो फट जाएंगे। मेरे पास छाता है ना ऐसा कोई साधन जिससे मैं बच के निकल सकूं। खैर जाने दो, नहीं जाती। 3 घंटे की ही तो बात है। बैठती हूँ, 6 बजे डॉक्टर साहब आ ही जाएंगे। फिर जाके बैठ गई। फिर लगभग 15 मिनट बाद फिर से अपनी चीज़ों को सोच रही थी। सोचते सोचते वापस से इसको एक नींद का झरोका आया। और अब ये नींद का झरोका थोड़ा लंबा हुआ। वो ऐसे से बेंच में टिक के ऐसी हो गई और फिर अचानक से इसे खड़खड़ की आवाज सुनाई दी। ये आवाज स्ट्रेचर की थी। ये डर कर अपनी आंख खोली। आंख खोली तो क्या भाई, इसके सामने वो स्ट्रेचर है जिसके ऊपर वो मृत शरीर जो थोड़ी देर पहले इनके मुर्दा घर में आया था। ये देख के घबरा गई कि ये बाहर कैसे आया। ये तो अंदर चीरफाड़ वाले कमरे में पड़ा हुआ था और वो कमरा मैंने बाहर से बंद करी थी। ये दरवाजा कैसे खुला और ये स्ट्रेचर कैसे बाहर आया? घबरा कर उठी। कौन है? यहां पर कोई है क्या? लेकिन अंदर से किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ये स्ट्रेचर से थोड़े बच के उधर तरफ आगे तरफ बढ़ी और देखने की कोशिश करने लगी और लिटरली इसके अलावा कोई भी नहीं था। अभी भी बारिश हो रही है। इसने सोची कि जोरों की आंधी चल रही थी, तूफान आ रहा था। हो सकता है धक्के से दरवाजा खुल गया हो और ये हवा से स्ट्रेचर बाहर आ गया हो। कोई बात नहीं, मैं इसे अंदर कर देती हूँ। उसने स्ट्रेचर को धक्का मारते हुए अंदर लेकर गई और अंदर रख दी। इसका इस जिंदगी में पहली बार था कि डायरेक्टली ऐसे स्ट्रेचर को जिसमें मृत शरीर रखा हुआ है चलाकर अंदर तक ले गई हो। ये लाइफ का एक्सपीरियंस, लाइफ भी अजीबो गरीब सीख देती है। खैर इसने उसको वहां पर छोड़ी है। अब बाहर की तरफ पढ़ने लगी कि बाहर जाती हूँ और फिर से बेंच में बैठ के इंतजार करती हूँ सुबह होने का। जैसे इस स्ट्रेचर को छोड़ के 2 कदम आगे बढ़ी है कि जम गई। जैसे कि मानो सब कुछ वहीं पर थम गया हो, क्योंकि पीछे से ऐसा महसूस हुआ कि कुछ हिला है। मृत शरीर का कुछ हिला है। ये बड़ी हिम्मत करके पीछे पलट कर देखती है तो क्या पाती है कि वो जो मृत शरीर है उसका कंधा ऐसा हिल रहा है। ये देख के बहुत ज्यादा डर गई कि ये तो मर चुका है। इसका थोड़े घंटे पहले पोस्टमार्टम हुआ था। ये कैसे हिल रहा है? वो कंधा हिलते हिलते एक हाथ हवा में उठा, जैसे कि मानो एक मुर्दा जिंदा हो रहा हो। फिर दूसरा कंधा हिला। ये देखते ही रह गई। दूसरा हाथ भी उठा और फिर वो झटके से उठा और पलट के इसको देखा। ये अपने आप को संभाल नहीं पाई, जोर से चीखी और नॉन स्टॉप भागी। फटाफट बाहर से दरवाजा बंद करी, मुर्दा घर का ताला लगाई और तेजी से अंदर अपने घर की तरफ भीगती हुई गिरती पड़ती खतरनाक बारिश में अपने घर के अंदर पहुंच गई। डायरेक्टली इंतजार करने लगी कि कब कब सुबह के 6 बजे और मैं हॉस्पिटल जाऊं, डॉक्टर साहब से बात करूं कि ये मैंने क्या देखी। सुबह के 6 बजे पूरी रात बैठी रही और इमेजिन करती रही कि मेरे साथ क्या हो गया। जैसे ही 6 बजे वो भागती हुई मुर्दा घर के सामने पहुंची। मुर्दा घर के सामने वही दोनों हेल्पर जो कि पिछली रात को वो बॉडी लेकर आए थे, अपनी वैन के साथ इंतजार कर रहे थे कि कोई आए और ये ताला खोले। चाबी तो इसके पास थी ना, दूसरी चाबी हेल्पर लोगों के पास नहीं होती थी। ये आई और डायरेक्टली हेल्पर लोगों से सवाल करती है कि भाई एक बात बताओ, कल रात में जिसका शरीर तुम लेकर आए थे वो कौन था? ये कंफ्यूज हो गए। क्या? कौन सा शरीर हम लेकर आए भाई कल रात को? ये बोलती अरे भाई तुम डॉक्टर साहब के साथ आए तो थे पिछली रात को, यही रात के 12 बजे रहे होंगे। तुम लोग बोले कि कोई बड़े आदमी का लड़का है, अपने कमरे में बंद बंद खत्म हो गया, अर्जेंट में हमको पोस्टमार्टम करवाना पड़ेगा तो डॉक्टर साहब को लेके आए हैं। ये बोलते तू सटिया गई है क्या? पीने लगी है क्या मुर्दा घर में रात के समय बैठकर? हम किसी को लेकर नहीं आए हैं भाई, कल के बाद डायरेक्ट हम अभी आ रहे हैं। उल्टा तेरा इंतजार कर रहे थे।
ये बोलती है कैसा बकवास कर रहे हो, मैंने ताला लगा के गई हूं, अंदर ही वो शरीर है, मेरे सामने वो शरीर उठा है, वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, मेरी तरफ बढ़ा था। वो बोलता है चल चल दरवाजा खोल के दिखा, चल बकवास मत कर। वो बोलती है अच्छा ठीक है दिखाती हूं तुमको। वो फटाफट अपना ताला खोली, दरवाजा खोली, अंदर चीर फाड़ वाले कमरे में गई तो क्या पाती है कि अंदर कुछ भी नहीं है, एक भी मृत शरीर नहीं। खड़े खड़े पैरों तले जमीन निकल गई। एक हेल्पर दूसरे हेल्पर से बोलता है देख मैंने कहा था ना ये पीना पाना शुरू करती है, फालतू की बातें नहीं कर रही हूं मैं। डॉक्टर साहब कितने बजे आएंगे? अरे डॉक्टर साहब अभी क्यों आएंगे, डॉक्टर साहब की तो नाइट की शिफ्ट है ना। मतलब नाम लेके पूछी इसने, तभी उन लोगों ने बताया कि उनकी तो नाइट की शिफ्ट होती है ना, नाइट में आएंगे बात कर लेना, तेरी भी तो नाइट शिफ्ट रहती है, तेरे ही टाइम पे तो रहते हैं वो। बोलती है ठीक है ये लो चाबी, मैं चली अपने घर। वो चली गई अपने घर। फिर शाम का वक्त हुआ, ये भागते हुए आई, डॉक्टर साहब आ चुके थे। ये तुरंत साहब से कहती कि साहब वो पिछली रात को आपने जिसका पोस्टमार्टम किया था। डॉक्टर साहब बोलते क्या, तुझे तो याद है ना कि कल रात को हमारे पास कोई भी शरीर नहीं आया था, पोस्टमार्टम किस बात का? और मैं तो वॉचमैन के साथ अपने घर की तरफ निकल गया था, मेरी बेटी की तबीयत खराब थी। नहीं सर आपने बताए थे ना कि एक बड़े आदमी का ये लड़का है, अपने कमरे में बंद बंद खत्म हो गया, अर्जेंट केस आ गया तो मैं भी घर से उठ के आया इसका पोस्टमार्टम करने के लिए। डॉक्टर साहब बोलते एक सेकंड, मैं ना पोस्टमार्टम करने वाला आदमी हूँ, मेरे पास ऐसा कोई भी आएगा ना मुंह उठा के तो मैं डायरेक्टली आ नहीं जाऊँगा, हमारे कुछ रूल्स होते हैं, प्रोसीजर होते हैं, और ये सब सारी चीज़ें बाद में। मेरी छोटी सी बच्ची की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, इस सिचुएशन में भगवान भी मेरे पास आए ना मुझे बुलाने के लिए, तो मैं नहीं जाऊँगा, मेरी बेटी मेरे लिए सब कुछ है, मैं नहीं आया था। कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है ये, जैसी सुनती है सुन्न पड़ जाती है, दिमाग वहीं पर फट जाता है। बैठी, डॉक्टर साहब ने बोले पानी पी। मैं समझ सकता हूँ तू इस समय क्या महसूस कर रही है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें कमज़ोर दिल के लोगों के साथ होती है। सर मैं कमज़ोर दिल की नहीं हूँ, पिछले 2 महीने से लगातार काम कर रही थी और एक भी चीज़ मेरे मुंह से आपने सुने थे। बड़े कॉन्फिडेंस से सीमा ने डॉक्टर साहब से ये बात बोली। डॉक्टर साहब भी सोच में पड़ गए, सीमा ने भी फिर कुछ सोची, बोली कि साहब मैं यहाँ पे काम नहीं कर पाऊँगी, वरना कल को मुझे कुछ हो गया तो मेरी छोटी सी बच्ची का क्या होगा, उसका दुनिया में कोई भी नहीं रहेगा। माफ़ करना साहब मैं चलती हूँ। अपना जो भी इस्तीफ़ा देना था वहीं पर दी और घर आ गई। उसके बाद ज़िंदगी में उधर तरफ नहीं गई। किस्मत इतनी अच्छी हुई कि एक घर था, थोड़ा पैसे वाले लोग थे, इसको अपने घर पे रख लिए बर्तन धोने के लिए। बेचारी बर्तन धोती, अपनी बच्ची को संभालती, लेकिन आज एक अच्छी ज़िंदगी जी रही, अपने वे में, अपने लेवल में अच्छी ज़िंदगी जी रही। अपनी बेटी को खुश रखती, अपनी बेटी का एक स्कूल में एडमिशन भी कराती। इस पूरी घटना की कहानी जहाँ पर वो काम करने जाती, उनके यहाँ एक लड़का जिसका नाम था अभय, उसको सुनाई। उसने सोचा कि ये पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए, तो मैं भी आप लोगों के सामने लेकर आ गया। खैर इस कहानी को अब यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।